स्वागत है। और आज की चर्चा का मुद्दा ये कि क्या गुलाबी क्रांति के बहाने हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी के ये कहने के बाद उन्होंने एक नहीं अपनी 2 रैलियों में लगातार एक के बाद एक इस तरह की बात कही है, गुलाबी क्रांति की बात की है, जिसके बाद ये विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार के दौरान दुगना हो गया था मीट एक्सपोर्ट, और नरेंद्र मोदी अब इस मुद्दे को सांप्रदायिकता फैलाने के लिए उठा रहे हैं। ये देश श्वेत क्रांति चाहता है, देश हरित क्रांति चाहता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है, पिंक रिवॉल्यूशन। कल बिहार में तो आज यूपी के गाजियाबाद में मोदी भाषण सुनने वालों को पिंक रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति के बारे में समझा रहे हैं। और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है, और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। ये इनका सपना है। चुनावी माहौल में और खासकर यूपी बिहार की सभाओं में मोदी गुलाबी क्रांति का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मोदी की मंशा क्या है। इस देश में सबसे बड़ा मीट का जो एक्सपोर्टर है उसका ताल्लुक गुजरात से है। ये मोदी जी को पहले भी बताया, आप भी बता रहा हूँ। बीजेपी का आरोप है कि पिछले 10 सालों में नाजायज तरीके से मांस का निर्यात बढ़ा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि देश में शुद्ध दूध मिलना कम हो गया है। करीबन 1 करोड़ जानवर जा रहे हैं बांग्लादेश, 1 करोड़ जा रहे हैं केरला के जरिए, 1 करोड़ कटे जा रहे हैं यहाँ रामपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा की तरफ, और रोज के रोज हम जानवर बचा रहे हैं। जो बूढ़े गाय थे और बूढ़े भैंस थे ये कब के खत्म हो चुके हैं। अब जो कटे जा रहे हैं वो केवल दुधारू हैं। हम लोगों को मांस निर्यात बंद करना ही होगा। मोदी यही नहीं रुके, जामा मस्जिद के शाही इमाम से सोनिया गांधी की हुई मुलाकात पर भी बरसे। कल जो मैडम सोनिया जी ने किया है वो देश को बांटने का पाप किया, देश के लोगों को गुमराह करने का पाप किया है। सवाल ये कि क्या मोदी चुनावी सभाओं में हिंदुत्व का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बड़ा सवाल कि गुलाबी क्रांति के बहाने क्या हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी। से बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे मौजूद हैं, हमारे साथ अतहर हुसैन भी मौजूद है एक्सपर्ट, हमारे साथ और एक्सपर्ट भी यहाँ मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े, शेष नारायण जी और बलदेव भाई शर्मा। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे मेरा सवाल कि ये जो मुद्दा अब नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, चुनाव नजदीक आता जा रहा है, पहले उन्होंने नवादा में मुद्दा उठाया, बिंदरापुरम में सभा के दौरान ये मुद्दा उठाया, नरेंद्र मोदी को क्यों जरूरत पड़ रही है? वो विकास के मॉडल की बात कर रहे थे, अब वो इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं मतलब जाकर हिंदुत्व के कार्ड की तरफ निकलता है। देखिए, मुझे तो ये आश्चर्य इस बात का है कि किस किस चीज का मीनिंग हिंदुत्व के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये इस देश में बहुत बड़ी विडंबना है। अब अगर कल उन्होंने नवादा में कहा कि जो पशुओं को पालन करने वाले हैं उनके लिए कोई सहायता सब्सिडी नहीं है, काटने वालों के लिए सब्सिडी है, तो ये तो बड़ी एक सामान्य सहज सी बात है। इसको कहां से संप्रदाय आधार पर जोड़ दिया गया। अब दूसरी, आज विकास की बात की उन्होंने, तो आप ये बताइए, हमारी सरकार के समय में भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 था। अब अभी जो लेटेस्ट इनकी इंफॉर्मेशन है भारत सरकार की 2012-13 की, कि इन्होंने 1.89 मिलियन टन का बीफ का एक्सपोर्ट किया और ब्राजील को ओवरटेक करके ये 1.5 गुना इन्होंने बढ़ोतरी की है पिछले 5 साल में, और ये आगे हो गए हैं। अब आप ये बताइए, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के माध्यम से आगे बढ़ना विकास का वो मॉडल, या हम पशुओं को काट कर आगे बढ़ने वाले विकास के मॉडल, नहीं जोड़ना चाहिए। विकास की एक अलग अलग संकल्पना है, विकास के मॉडल से ही जुड़ा हुआ है ये बात भी मीम अफजल साहब, विकास के मॉडल से ही जुड़ा हुआ है ये मुद्दा भी जो नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं। इसे हिंदुत्व से जोड़ना या सांप्रदायिकता से जोड़ना वो गलत है। क्या आप लोग इस तरह के आरोप जानबूझकर लगा रहे हैं? देखिए, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, शुरुआत मोदी जी ने की है। और मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो गाड़ी है वो विकास के स्टेशन से शुरू हुई थी और मुख्तलिफ पड़ाव से होती हुई सांप्रदायिकता के फाइनल स्टेशन पर जाकर के पहुँचेगी और वहाँ जाकर के रुकेगी। हासिल क्या होगा ये तो देश की जनता बताएगी, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सिर्फ ये गुलाबी रेवोल्यूशन की बात नहीं है। मोदी जी बराबर जिस दिन से वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुए हैं
अपनी तकरीरों में आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के जुमलेबाजियां, इस किस्म का मवाद, कभी टेररिज्म के नाम पर, ठीक है। कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी कुछ और, कभी जुमलों का इस्तेमाल ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वो और सीधे आपके तौर चैनल पर दिखाया भी सीधे गया है तौर पर बार-बार। अपनी उस तरह की छवि और आज सामने भी नहीं रख आपने रहे काफी दिखाया। हैं, लेकिन वो कुछ इस तो तरह के वो जुमले, कुछ सब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उस तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, सुनिए जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुत्व की तरफ ले जा रहे हैं। हिंदुत्व की तरफ ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं, क्योंकि हिंदुत्व, जी, इस देश का जो हिंदू है उसकी मेजॉरिटी सेकुलर है। ठीक ये है। फिरका परस्ती की तरफ ले जा रहे हैं और ठीक है। ध्रुवीकरण करना ठीक है, चाहते ठीक है। हैं अतर हुसैन साहब, अतर हुसैन साहब, इलेक्शन का। अतर हुसैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं, या सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं कि वो तो विकास का मॉडल है, उसी की एक परिकल्पना है ये भी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना एक कैंपेन शुरू किया था तो उन्होंने अपनी छवि रखी थी कि वो विकास और भारत के तमाम उन चीज़ों के साथ हैं जिसमें जीडीपी जो एक है वो बढ़ता है। तो एक चीज़ माननी पड़ेगी, हिंदुस्तान का जो लाइफ स्टॉक है वो 4% भारत के जीडीपी का हिस्सा है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए और मीट प्रोसेसिंग उसका एक हिस्सा है और वो डेवलपमेंट से जुड़ा है। हाँ, ये ज़रूर अगर उसमें ये देखा जाए कि मिल्किंग काउज या दूधधारी अगर जानवरों का इस तरह से वो हो रहा है तो उसको रोका जाए और उसके साथ जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस ठीक है, किया हमारे जाए। साथ अशोक वानखेड़े जी नरेंद्र भी यहाँ मोदी जी मौजूद हैं। अपने विकास के रास्ते वाली बात को वो भी सवाल लेना चाहते हैं। जी, अशोक वानखेड़े। सुधांशु जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि यदि ये विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है या विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए आप स्लॉटर हाउस बंद करना चाहते हैं या मटन का एक्सपोर्ट बंद करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने पहली बार नहीं बोला, पहले भी उन्होंने कॉटन और मटन के जुमलेबाजी से खेला है आज से गुजरात के चुनाव में। मेरा एक सवाल है कि बिहार में जिस उम्मीदवार के कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बात कर रहे थे वो कुछ दिन पहले तक एनिमल हस्बेंड्री के मंत्री थे नीतीश कुमार के समय सरकार में, और उन्हीं के कार्यकाल में एक बहुत बड़े स्लॉटर हाउस की नींव रखी गई थी। तब उन्होंने विरोध नहीं किया, तब वो बिहार के डेवलपमेंट का मॉडल था। तो स्लॉटर हाउस यदि बिहार के डेवलपमेंट का मॉडल हो सकता है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम आता है, और ये तब होता है जब आप ही का वो कैंडिडेट जो अभी लोकसभा लड़ रहा है वो तब वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का मंत्री होता है। तो ये किस टाइप का विकास अविकास की बात कर रहे हैं? देखिए अशोक जी, जो स्लॉटर हाउस बनाने की आप बात करते हैं इसमें केंद्र सरकार का योगदान था या राज्य सरकार का? जो आपने बात कही उसमें मैं फैक्चुअल बात करता हूं। एपीडा एजेंसी जो है भारत सरकार की, क्या तब प्रोडक्ट को आगे बढ़ाती है, उसने अपनी कोई रिपोर्ट में सरकार, बहुत साफ राज्य लिखा सरकार, है एक कि मिनट सुधांशु जी, कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, मैंने राज्य मान लिया, सरकार मेरी के बात तो पूरी होने परमिशन दें। के केंद्र सरकार अपना पैसा देके जबरदस्ती स्लॉटर हाउस खुलवा सकता है, और यदि ऐसा है तो फिर गुजरात में कितने जबरदस्ती स्लॉटर हाउस खुलवाए गए ये बताइए। मेरी बात पूरी होने दे कृपया। मैं ये कह रहा हूं, एपीडा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, भारत सरकार की रिपोर्ट में, कि जो बीफ प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 आया, इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इवन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के बीफ प्रोडक्शन में आगे आने में भारत सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने बड़ी भूमिका निभाई है। और दूसरा प्रश्न मैं कहता हूं, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आप लाक्षणिक इनडायरेक्ट चीजों को भी सीधे संप्रदाय से जोड़ देते हैं। यानी पिंक रिवॉल्यूशन की बात करना सांप्रदायिक है और इमाम बुखारी से वोट की मांग करना सांप्रदायिक नहीं है। नहीं तो फिर अरे किन चीजों की आप तुलना कर रहे हैं? यानी हमारी चीज में तो कान बाएं से पकड़ के सांप्रदायिक सिद्ध करना और दूसरे में सीधा संप्रदाय दिख रहा है और उसका उसके ऊपर आप लोग मौन धारण किए हुए हैं। लेकिन सुधांशु जी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि आपके भी आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान में, जाके मजार पे वो बोल के आए हैं। सवाल वो नहीं है, वहाँ वोट की मांग करने नहीं गए थे, नहीं सुधांशु जी, चुनाव के मौसम में नहीं गए थे। उम्मीदवार ने, आपके उस उम्मीदवार ने उस समय विरोध किया था या नहीं? सीधी बात है, वो मंत्री थे, वहाँ स्लॉटर हाउस उनके देखिए, होते यहाँ हुए पर हुआ। जब एक बात आप ये कर रहे हैं कि कल उन्होंने बोला था और आज गाजियाबाद में बोला था, तो आप तो सांप्रदायिकता के विषय पे बात कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि स्लॉटर हाउस और मांस के बारे में विरोध करने का वो आप सांप्रदायिकता से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? दूसरी तरफ इमाम बुखारी से वोट मांगने पे आप सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं सुधांशु जी, आप अगर इमाम बुखारी से मुलाकात को सांप्रदायिकता से जोड़ सकते हैं तो पिंक रेवोल्यूशन को फिर क्यों ना देखा जाए कि आप हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं? मुलाकात नहीं, श्री रविशंकर तो कोटा मांगते हैं, उनके कहने पे तो आपके यहाँ टिकट दिए जाते हैं।
या तो फिर सोनिया वो भी बात गांधी वही जी है। कह दें कि इमाम बुखारी ने जो बोला है वो गलत था, उनकी बातचीत में ऐसा नहीं हुआ था, तो हम मान लेंगे। हमारे साथ दिलीप पांडे जी भी मौजूद है। दिलीप पांडे जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी को, वो कह रहे हैं कि ये निकाला जा रहा है इन्फ्लुएंस, ऐसा है नहीं, हिंदुत्व का कार्ड खेलने की बात कही जा रही है, ये तो सिर्फ एक विकास के मॉडल की परिकल्पना है नरेंद्र मोदी के। देखिए, अवसरवाद की राजनीति में ऐसा ही होता है। अवसरवाद की राजनीति में शब्दों की परिभाषाएं भी अवसर देख के बनाई बिगाड़ी जाती हैं, और जो सूट करती हैं आपको, आप उन्हीं परिभाषाओं को स्वीकार करके बोलने समझाने का प्रयास करते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा अतीत में जाऊं तो एक अलग किस्म के अवसरवादी परिभाषा आपको दिखेगी विकास की, गुजरात के संदर्भ में। 2011 में जो गुजरात के वित्त मंत्री थे पटेल साहब, उन्होंने एक कन्वेंशन में उन्होंने कहा था कि एक 5 एकड़ की ज़मीन के टुकड़े पर कोई किसान 5 लोगों का पेट भरता है, वहाँ इंडस्ट्री लगा दो, 5000 लोग पेट भर सकते हैं। ये भी नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से, सुधांशु त्रिवेदी जी के हिसाब से विकास का एक मॉडल है, जहाँ पे एक किसान की रोजी रोटी छीन ली जाए और वहाँ पे एक औद्योगिक यूनिट को सेटअप कर दिया जाए और 5000 लोगों का पेट भरा जाए। ये उनके हिसाब से विकास का मॉडल हो सकता है, लेकिन जिस देश की जनता, जिस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती पे, किसानी पे पलता रहा, जिसका सबसे बड़ा जीडीपी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आ रहा है, उस देश में इस तरह की बातें करना, इस तरह की सोच रखना, हमें लगता है कि साफ साफ तौर पे उस राज्य के विकास की नीतियों को एकदम एक्सपोज करता है। मुझे स्पष्ट करना चाहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, जो सीधे सीधे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करती हैं। चाहे सोनिया गांधी जी का मिलना हो इस तरह से, या नरेंद्र मोदी जी का बनारस से चुनाव लड़ना हो, या कश्मीर में जाकर अरविंद केजरीवाल को प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। ये सारे प्रयास पोलराइजेशन की ठीक है, आप दोनों की पॉलिटिक्स प्रतिक्रिया मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले शेष नारायण जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, वो सवाल लेना चाहते हैं। भाई, आज मैं पहली बार मुझे लग रहा कि हाय हसन हम कांग्रेसी न हुए, क्योंकि अगर कांग्रेसी होता मैं तो आज मोदी जी ने जो ये ज्ञान बघारा है उसको एकदम डस्टबिन में डाल देता। मोदी जी ने एक नया खेल चालू किया, और भाग्यशाली ये हैं कि बीजेपी का जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट विद्वान प्रवक्ता है वो आपके चैनल पे हाजिर कर दिया गया। अब वो मोदी जी की तो नीयत साफ थी, इन कांग्रेसियों का और जो टोपी लगाए श्रीमान जी बड़े हैं, इनका कौन क्या करे। भाई, मोदी जी विकास पुरुष बन के आए थे, और मोदी जी सारे हिंदू मुसलमान इकट्ठा करने के चक्कर में थे। ये जो टोपीधारी परेड है, इन्होंने मोदी जी के विकास की जाके पोल खोल दी, विकास खत्म। और ये श्री मैडम जो हैं, इनको वैद्य ने बताया था कि उससे मिल लें। भाई, जब मंडल का तीर बीपी सिंह ने मारा था तो माननीय अडवाणी जी और मोदी जी उनके सहायक थे, उनको कमंडल खोलना पड़ा था। तो जब उनका विकास पुरुष वाला हवा पंचर कर देंगे आप, उनका सारे हिंदू मुसलमान साथ लेने का पंचर कर देंगे, और सुधांशु त्रिवेदी को इन कांग्रेस के कमज़ोर और ढीले ढाले लोगों को चैलेंज करने के लिए भेज देंगे, तो फिर तो मोदी की तो बल्ले बल्ले है। मोदी चाहते ही यही थे, कोई भी पिंक रेवोल्यूशन, कोई रेवोल्यूशन नहीं है। मोदी जी अगर सरकार बन गई तो वो ज्यों का त्यों मीट एक्सपोर्ट चलता रहेगा, वैसे ही धंधा पानी चलता रहेगा, कहीं कुछ नहीं। इशू सीधा सीधा ये है कि वो चूंकि विकास का और हिंदू मुस्लिम एकता के दोनों नारों के हवा निकल गई, तो अब उनको अपना ओरिजिनल नारा जो 1924 में सावरकर ने जो किताब लिखी थी हिंदुत्व, और ये साफ कर दूं मैं, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म हम लोगों का धर्म है, हिंदुत्व का उसे लेने देना कुछ नहीं। 1924 के पहले हिंदुत्व का ही नहीं था। उस हिंदुत्व ने, सुनिए, उस हिंदुत्व में उन्होंने लोगों की ईटिंग हैबिट्स बदलने की बात की थी सावरकर ने, और उसमें ये ईटिंग हैबिट्स बदलने का जो हिंदुत्व का साजिश है उसका हिस्सा है। मैं सुधांशु त्रिवेदी से इस पर जवाब चाहूंगा। सुधांशु जी, इस पर जवाब। देखिए, मैं इस पे एक बात ये कहूंगा, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी जी का एक सेंटेंस उनका जवाब दे दूं। जो उन्होंने कहा अवसरवादिता की बात, ये लोग कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या इनके साथ काशी में वही इमाम बुखारी नहीं मौजूद थे अरविंद केजरीवाल जी के साथ? और इन्होंने दिल्ली में कहा करप्शन बड़ा मुद्दा, और उत्तर प्रदेश में कहा सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा। खैर, उसको छोड़िए। अभी जो उन्होंने कहा, देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि एक और बहुत बड़ी समस्या है। हिंदुत्व क्या है, इसकी परिभाषा तो 1995 में सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, मगर भारत की साझी सांस्कृतिक अब सुप्रीम कोर्ट हमारी मेधा को तय नहीं करेगा। नहीं, हमारे धार्मिक परंपराओं में उसी आ रहा हूँ, ईटिंग हैबिट नहीं आ रहे हैं। नहीं, पहले आप इसको विड्रॉ करिए। आप जो है पितृभूमि और मातृभूमि के कंसेप्ट पे आइए। आप सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि हमारा हिंदुत्व हिंदू धर्म में फर्क नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, प्लीज। नहीं, सुधांशु जी, बड़ा सवाल, और मैं उस पर जवाब
जवाब चाहूंगी आपका जो शेष नारायण जी ने हाँ बताया बिल्कुल, पितृभूमि और मातृभूमि के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। एक क्या- मिनट मुझे क्या- अपनी नहीं, बात नहीं, पूरी नहीं, करने दें। मेरी बात भी सुनिए। यदि आप क्या पितृभूमि और विकास के मातृभूमि के मॉडल की कॉन्सेप्ट पे हवा आते निकल हैं, गई है? क्या विकास के मॉडल की हवा निकल गई है और इस वजह से इस तरह के मुद्दे नरेंद्र मोदी, ये अहम सवाल है, इस पर आपका जवाब लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे जो मेरा सवाल था उस पर जवाब चाहेंगे आप, जो शेष नारायण जी ने सवाल पूछा। देखिए, मैं तो पहले तो उनको बधाई दूंगा, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मगर मैं इसके उत्तर थोड़ा व्यापक है तो 1-1.5 मिनट का समय चाहूंगा। उनके सवाल के 2 पक्ष हैं। एक तो है ये गुलाबी क्रांति से संबंधित, इस पे एक बात तो ये है कि पशुधन एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर एक लिमिट से ज्यादा पशुधन कम हो जाएगा, जो कि हमें साफ लग रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हो रही है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बैलेंस पर विपरीत असर पड़ेगा। ये तो विकास का पक्ष है। अब जो उन्होंने एक दूसरी बात, हिंदुत्व वाली बात कही थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ब्रिटिश षड्यंत्र था जो सर जॉन मार्शल, सर विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहास, सर मार्टिन व्हीलर जैसे इतिहासकारों ने हमारे दिमाग में भरा कि भारत की संस्कृति की जो उन्नत अच्छी चीजें हैं जो आज विज्ञान मान रहा है, उस सब के बारे में ग्लानि का भाव भर दो। उसी में आप देख लीजिए। अब मैं वेजिटेरियनिज्म की बात छोड़िए, वैदिक मैथमेटिक्स का अदर पैराडाइम में वैदिक हो गया तो हटा दो इसको बाहर से। आयुर्वेद हेल्थ साइंस है, बट इट इज, इसको कह दो रिलीजियस है, इसको बाहर कर दो, योग को बाहर कर दो। उसी ढंग से वेजिटेरियनिज्म की जो उन्होंने बात कही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन हम उसका विरोध कर रहे हैं। सुमेरा जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, फूड हैबिट के बारे में। डेवलपमेंट और वेजिटेरियनिज्म, इन ढंग की चीजों को भी एक गलत पर्सपेक्टिव में रखना। हम जो राजनीतिक चर्चा है उसी पर मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा, सुनिए। अतर हुसैन साहब से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अतर हुसैन साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी नहीं, मैं एक वाक्य पूरा कहना चाहूंगा। आप न्यूज वीक का अगस्त 2009 का एक आर्टिकल पढ़िए, अमेरिका के न्यूज वीक का। लीजा मिलर ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ये सारी की सारी टेंडेंसीज एक एडवांस डेवलप सोसाइटी की पार्ट है, मगर इसको माना जा रहा है जैसे अमेरिका में लोग हिंदू संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए उसको पढ़िए, तब मैं कहूंगा बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था, इस पर डिटेल डिस्कशन की जरूरत है। जी हाँ, डिटेल डिस्कशन की जरूरत है, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया कि क्या विकास के मॉडल की हवा निकल गई, इस वजह से इस तरह के मुद्दों को नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ रहा है। अतर हुसैन साहब, अरे ये विकास का ही एक अंग है। मैंने कहा तो कि पशुधन, लाइव स्टॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, so he was trying to put a balance, so this was part of the balanced economic development. लेकिन पिंक रेवोल्यूशन की बात करना और बार बार ये बताना कि किस तरह से वो एक समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ है, वो उसका कारोबार, तो क्या उसकी तरफ वो इशारा करे? अतर हुसैन साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी, अतर हुसैन साहब, अगर यहाँ पे अगर यहाँ फूड हैबिट की बात हो रही है तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस्लामिक हिस्ट्री के रेफरेंस से प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बफेलो मीट और काऊ मीट, गाय का गोश्त, न भैंस का गोश्त खाया, क्योंकि दोनों जानवर उस समय वहाँ उपलब्ध नहीं थे और उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो उसको सुन्नत माना जाता है और जो नहीं किया है वो सुन्नत नहीं है। तो मेन चीज मैं इसमें बता रहा हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश में इस समय इस मुद्दे को उठाना पूरी तरह से राजनीतिक है। ठीक है, इस समय पूरी तरह से राजनीतिक है इस मुद्दे को उठाना। बलदेव भाई शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। बलदेव जी, आप क्या कहते हैं इस मुद्दे को उठाना, क्या उद्देश्य नरेंद्र मोदी का? देखिए, समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी जो भी बोलते हैं उसको हिंदुत्व से जोड़कर देख लिया जाता है और वो गमछा एक विशेष प्रकार का डालने की स्वीकृति देते हैं तो कहा जाता है कि मुसलमानों को पटा रहे हैं, और टोपी पहनने से मना कर देते हैं तो उसको मुस्लिम विरोधी कह दिया जाता है। मेरा मानना है कि जो उन्होंने शब्द प्रयोग पे लोगों को आपत्ति हो सकती है कि पिंक रेवोल्यूशन, लेकिन भारत में जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसका जो सर्वनाश हो रहा है सारी सरकारों के दौर में, उसकी ओर ध्यान अंकित करता है पशुधन की रक्षा करना। और पशुधन को आप नहीं बचाएंगे। जब सरकारें जीडीपी की दर तय करती हैं तो दुर्भाग्य देखिए आप कि कृषि की दर को शामिल करने की तो सोचती हैं, लेकिन उसे राजनीतिक रंग मिल जाता है। वो केवल नरेंद्र मोदी ने कहा है इसलिए मिल जाता है, अन्यथा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मसला उठाया कि इस देश में कृषि को बचाना है तो पशुधन को बचाना होगा। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत मौजूद हैं, पत्रकार हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संगीत, आपका सवाल किससे? मेरा सवाल नहीं है, मैं इस पे स्पष्टीकरण ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये अनावश्यक रूप से नरेंद्र मोदी के जो वाक्यांश है उनका सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बूचड़ खाने में मुसलमान पहले कभी नहीं जाया करते थे। त्रिवेदी जी ने ठीक कहा कि सबसे पहले अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में विभाजन करने की दृष्टि से बूचड़ खानों में ज़बरदस्ती मुसलमानों को नौकरी दी और उनको ज़्यादा हायर रेट्स पर नौकरी दिया जाता था। ये 19वीं सदी के मध्यांश की बात है। तीसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा
कि आज यदि गांधी भी कॉमनल थे? गांधी जी ने तो कॉ स्लॉटर और इन सब चीज़ों के बैन की बात की थी। संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत भी पशुधन को बचाने की बात की जाती है। तो क्या संविधान भी सांप्रदायिक हो गया? क्या संविधान का भी हम परिभाषा वो हिंदुत्व के चश्मे से करेंगे? मीम अफजल साहब से जवाब ले लेते हैं। मीम अफजल साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो ये कि मैं आपको अभी जो झूठ बोला गया है या मुझे कहना चाहिए गलत बयानी की गई है उसको दुरुस्त कर दूं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये कहा कि देश में दूध का उत्पादन कम हुआ इसलिए कि पशुओं की हत्या ज्यादा हो रही है। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अभी मैंने नेट पे चेक किया है और आपको बताना चाहता हूं मैंने ये नहीं पिछले 8 साल के एनडीए के अंदर कार्यकाल में हम दूध का उत्पादन 25 से 30% बढ़ा है। ठीक है, सुन लीजिए, पिछले 8 साल के अंदर जो भी थे पिछले 8 साल में दूध का उत्पादन 25 से 30% बढ़ा है। नहीं, लेकिन इसलिए आप देश को गुमराह करने का बराए बाकी करम काम मुद्दों ना पर क्या करें। कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने क्योंकि कहा इसलिए इसको इस तरह से देखा जा रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता से जोड़कर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं, उनकी मंशा ही वही है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है सुमेरा जी, मेरा एक सवाल है, यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक काम करें, इनसे इतना कहलवा दें हमारा जब इनकी सरकार आएगी ये अपने मैनिफेस्टो में लिख दें। ठीक है, मैनिफेस्टो में लिखिए। जब इनकी सरकार आएगी तो मीट का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास समय खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी को चैलेंज की, वो अपने मैनिफेस्टो में लिखें, अपनी नीति बताएं इस पर। नरेंद्र मोदी नीति नहीं बता रहे हैं लेकिन बार बार पिंक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। उनकी नीयत पर जरूर सवाल उठे हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो इसको लेकर, उनकी नीति क्या है, क्या मैनिफेस्टो में दिखाई देगा? बड़ा सवाल। एबीपी लाइव में आज के लिए इतना है।